नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का गोधूली भाग 2 का अध्याय जो है 12वां। मतलब ये जो है इस बुक का मतलब गोधूली भाग 2 का जो है ये अध्याय अंतिम अध्याय है। और इससे पहले जितने भी अध्याय है सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लेना। अगर आप लोग टारगेट रखते हो 95% लाने का तो आप लोग को हिंदी की भी तैयारी उतनी ही अच्छी से करना होगा जितने और भी सब्जेक्ट को आप लोग तैयारी करते हैं। हिंदी को हल्के में ना लें, इसको भी अच्छी तरह से तैयारी करें। साथ ही अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए आप लोग को तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप लोग को पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो कहीं कोई चार्जेबल नहीं है, तो जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाए। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटे से बड़े बड़े प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले जो शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसको देखते हैं और लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? इस अध्याय में जो है गांधी जी के बारे में ही बताया गया है और कह रहा है गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं? जो अच्छा शिक्षा होता है उसको किसको कहते हैं? तो उत्तर में लिखना अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सबको पढ़ाई से ही मतलब रहना चाहिए भाई, पढ़ाई से भी ज़्यादा आपको समाज में किस तरह रहना है, जीना है। भारत में अगर आप लोग रह रहे हो तो भारत में बहुत सारे चीज़ें आप समाज को भी देखते हुए चलना होगा और समाज में जिस तरह से हर व्यक्ति चलते हैं उसी तरह से आप लोग को भी चलना होगा। तो गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा, ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान हो जाए, बाकी दुनिया कैसे चलती है ये पता नहीं हो तो फिर दिक्कत है। इसलिए बढ़िया शिक्षा गांधी जी उसे कहते हैं, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं, जो कि अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए इंसान को। दूसरा है इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? आइए समझते हैं इसको भी। ठीक है, तो मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? आंसर करके लिखना है कि शिक्षा के प्रारंभ होते हैं इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखें। जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा के उच्चतम विकास संभव है। तो शिक्षा के प्रारंभ में ही इस तरह के क्या है कि बच्चे को हर तरह की ज्ञान दिया जाए। बच्चे को किताबी ज्ञान तो दिया ही जाता है, साथ में उन्हें किस तरह से जीना है और किस तरह से उसके आगे का जिंदगी है वो भी शुरू से ही सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे उस चीज को समझ सके। और जानते हैं ना, जिस परिवेश में बच्चे पलते हैं उसी परिवेश की तरह वो होते हैं। ठीक है, तो आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं। शिक्षा ध्येय गांधी जी किसे मानते हैं और क्यों? तो शिक्षा और ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उसके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा और साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अब मानिए यदि आपको ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना आपके पास बल जो है कोई कार्य का नहीं होता है। यदि आप ज्ञानी हो तो बल भी आपका काम आएगा,
कहते हैं ना, लाठी की चोट से ज्यादा कलम का चोट होता है। ठीक है, अब लाठी मारने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। और सभी को, यदि शिक्षा है आपके मन में कि आप कुछ चीज जान रहे हैं, पॉलिटिक्स में अगर आप लोग कुछ ज्यादा जान रहे हैं तो किसी नेता को अपनी बातों से, अपने ज्ञानों से गिरा सकते हैं, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो। अगर आप लोग लाठी का प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे, तो कभी जो है आप लोग प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को गिरा नहीं सकते हैं, उसे हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे, आगे पीछे 4-5 सिपाही रहते हैं जो उसके स्वयं रक्षक होते हैं। ठीक है, वो उनके अंग रक्षक कहलाते हैं, वो आपको मार के तो भगा ही देंगे। इसलिए जो है आपको चरित्र निर्माण करना आपके विचार से, गांधी जी के विचार से ये था कि मनुष्य में साहस और बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। अब बकलेल इंसान को अपने ग्राम के मुखिया बनाइएगा तो बकलेले वाला काम करेगा। इसलिए शिक्षित को बनाया जाता है कि वो समाज के लिए अच्छे सोचें। ठीक है, तो बात ये सारी चीज समझ में आ गई। चौथे नंबर प्रश्न को, आइए 5वें नंबर प्रश्न को करते हैं कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे और क्यों? आइए समझते हैं। गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुए। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिससे प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। आइए छठे नंबर प्रश्न को करते हैं, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है, तो ध्यान देंगे। गांधी जी देशों में भाषाओं में बड़े पैमानों पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? गांधी जी का मानना था कि देशों जो अपने अपने लोग का भाषा है, देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचार तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है, उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल होगा। अब देखिए, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू जो भी भाषा है, ठीक है, अगर उसे अनुवाद किया जाए तो हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है मातृभाषा समझते हैं, हम लोग हिंदी ज़्यादातर समझते हैं। अक्सर जो हमारे साथ जुड़े होंगे बच्चे, वो लगभग बिहार से ही बिलोंग करते होंगे। बिहार क्या, भारत में लगभग जगह जो आप लोग को हिंदी बोलने को मिल जाएगा। तो हिंदी जो हम लोग का मातृभाषा है, इसलिए ध्यान देने वाली योग्य बात है। अगर सभी भाषा का ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए अनुवाद जरूरी है, और अनुवाद हो गया तो भैया अपना भाषा में आ गया, देसी भाषा में, तो देसी कलाकार बन जाएंगे। ठीक है, सभी भाषाओं से ग्रह ज्ञान के लिए अनुवाद की कला आवश्यक है, तथा इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर होती है। 7वें नंबर है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? ठीक है, ठीक है, तो आइए समझते हैं दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। तो दूसरी की संस्कृति को समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति के कद्र होने पर हमें हजम कर लेने के बाद होना चाहिए। तो कहते हैं ना, पहले खुद समझो कि तुम क्या हो, उसके बाद दूसरे को समझाने की कोशिश करो तो बेहतर होगा। अगर आप नासमझ हैं, अगर आप शराबी हैं, तो दूसरे को कहिएगा भैया शराब पी दो, पीना छोड़ दो, खराबी करता है, क्या वो मानेगा? कहेगा गधा तुम खुद पी रहा है तो हम काहे मानेंगे बे। इसलिए तो दूसरी की संस्कृतियों को समझना और उसकी कद्र अपनी संस्कृति की कद्र से होनी चाहिए, तब हजम होते हैं। ठीक है, पहले हरगिज नहीं।
कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र का निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगी। जो हम लोग का भारतीय संस्कृति है वो सबसे बढ़िया है और सभी देशों से बढ़िया है, ठीक है। इसलिए अरे हम लोग का संस्कृति तो दूसरा कोई कॉपी करता है, हम लोग दूसरे का कॉपी क्या करें। इसलिए अपनी संस्कृति को पढ़ना चाहिए और अपनी संस्कृति को समझना चाहिए इंसान को, ठीक है। आइए भैया अब हम लोग 8वें नंबर प्रश्न को करते हैं। तो अपनी संस्कृति और मातृभाषा बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। आइए समझते हैं। तो गांधी जी के विचारानुसार अपनी मातृभाषा के माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं और अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है। लेकिन हम कुपमुंडक नहीं बने, दूसरी संस्कृति को अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए, बल्कि अपनी संस्कृति एवं भाषाओं के आधार पर बनकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को भी अपने जीवन से युक्त करें, ठीक है। आइए 90 नंबर प्रश्न को समझते हैं। और 90 नंबर प्रश्न है, गांधी जी कताई और धुनाई, जो कताई होते हैं और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग, जो ग्रामो उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं? जो गांधी जी थे कताई और धुनाई जैसे ग्रामो उद्योग मतलब गांव में उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे? आइए समझते हैं। कताई और धुनाई जैसे ग्रामो उद्योग के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसा शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने जिससे अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार पर प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषावक संबंधों को कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर और प्राकृतिक भेद नहीं रखेंगे। तो भाई बात यहाँ पे एक ही है। इनके अनुसार गांधी जी थे कताई और धुनाई ग्रामो उद्योग मतलब गांव के उद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। तो बिल्कुल समझिए, अगर आप लोग को गांव में कोई उद्योग खोलना है तो छोटे से उद्योग खोलेंगे और छोटे से उद्योग में दूरगामी परिणाम भरे हो, मतलब दूर दूर से उस चीज को लेने के लिए हमारे गांव में इंसान जब आते हैं तो हमारे गांव और नगर का जो है संबंध जो है आगे तक बढ़ जाता है। और इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी जो है गाड़ियां आपके गांव में आएंगे और आपके गांव जो है विकसित होगा और गरीबी अमीरी का जो है और प्राकृतिक भेद भी नहीं रहेगा। कुल बात यही था। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है VVI है और हम आपको बहुत बार बता चुके हैं सारांश लिखने के लिए 7 मार्क्स का पूछ देता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो भाई बता दें, अब अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति पाठ का सारांश लिखिए अथवा शिक्षा और संस्कृति में संबंध महात्मा गांधी के विचारों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए, सारांश लिखने के लिए पूछा जाए तो यही लिखेंगे और तथा दूसरा तरह से ये पूछा जाए कि शिक्षा और संस्कृति में संबंध में जो है महात्मा गांधी के विचार को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी पूछा जा सकता है। बहुत VVI आप लोग नोट जरूर कर लेंगे। साथ ही आप लोग को PDF किस तरह मिलेगा वो हम आपको बता ही चुके। आंसर करना है, उत्तर करना आप लोग को कि गांधी जी के विचार से अहिंसक प्रतिरोध, उदात्त और बढ़िया शिक्षा, वर्णमाला सीखने के पहले बच्चे को आत्मा, सत्य और प्रेम और आत्मा की छिपी शक्तियों को पता होना चाहिए।
यह बताया जाना चाहिए कि सत्य से असत्य और कष्ट सहन से हिंसा को कैसे जीता जा सकता है। बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियां अर्थात हाथ पैर आदि ठीक ठाक प्रयोग से ही हो सकती है। इससे बुद्धि का विकास जल्दी जल्दी होगा। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई तंदुरुस्त रहने से ढंग बताया जाना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में कताई बुनाई को शामिल करना चाहिए ताकि नगर और गांव एक दूसरे से जुड़े। इससे गांव का विकास होगा। हवास लिखा हुआ तो यहाँ पे होना चाहिए विकास, यहाँ पे क्या होना चाहिए विकास, सॉरी यहाँ पे हवास ही होगा, ठीक है। तो विकास होगा ना, तो यहाँ पे हवास रुकेगा लिखा हुआ है, ठीक है। होगा यदि गांव का विकास होगा ऐसा भी लिख सकते हैं, और गांव का हवास रुकेगा मतलब गांव में जो है इस तरह की जो होते हैं गरीबी अमीरी ये सारा चीज़ हटेगा और गरीबी दूर होगा, ठीक है। और शिक्षा के ध्येय, शिक्षा का ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए। दरअसल लोगों में साहस बल सदाचार और बड़े उद्देश्य के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति विकसित की जानी चाहिए। संसार की सर्वश्रेष्ठ कृतियां का अनुवाद देशों की भाषाओं में होनी चाहिए ताकि अपनी भाषाओं में टॉल्स्टॉय शेक्सपियर मिल्टन रविन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियां का आनंद उठा सके। और आइए इसको और समझते हैं। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पहले जानना चाहिए। हमें दूसरी संस्कृति के बारे में भी जानना चाहिए। उन्हें तुच्छ समझना गलती होगी, मतलब छोटा समझना गलती होगा। वह संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है जो दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। और भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिसके पांव भारत में जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ा है और वे स्वयं भारतीय जीवन से प्रभावित हुए हैं। और सभी के संस्कृति का कौन सा जड़ है, कौन सा जड़ है संस्कृति का, कौन सा जड़ है तो भारत है। और सभी देशों के ज्ञान पुरुषों में सबसे ज़्यादा पुरुष ज्ञानी कहाँ है तो भारत में है। और आपको बता दें, आपको पता होगा पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे पटना के लोग ही नहीं, बिहार के लोग ही नहीं, नेपाल के, चीन के, अमेरिका के लगभग जितने भी देश हैं सभी देश के इंसान यहाँ से पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो हमारा भारत आज भी महान है और कल भी भारत महान रहेगा। तो इसी बात पे आप लोग को कर देना है वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को आगे भी देखने को मिल सकता है। साथ ही ये चैप्टर अध्याय जो है ख़त्म हो गया है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का आएगा ऑब्जेक्टिव का आएगा। सब्जेक्टिव तो ख़त्म कर दिए, अब ऑब्जेक्टिव जो है लाइव क्लास आप लोग का जल्द ही स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं वीडियो को लेकर, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।